Welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss energy stored in an inductor and LC oscillation. आज हम आपको एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बताने जा रहे हैं और LC ऑक्सीलेशन कैसे काम करते हैं। आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, किसी इंडक्टर में एनर्जी कैसे जमा होते हैं और साथ साथ LC ऑक्सीलेशन, ये LC ऑक्सीलेशन कैसे काम करते हैं ये बताने वाले हैं। अब LC ऑक्सीलेशन में आप ये भी देख सकते हो, जैसे कि हम DC से AC कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इन्वर्टर में हम क्या करते हैं, AC से DC बना के बैटरी चार्ज कर देते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो उसी DC से हम AC बना के घर में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा टोटल एप्लियंसेस AC पर डिपेंड करते हैं। फ्रिज AC पर चलता है, कूलर AC पर चलते हैं, फैन AC पर चलते हैं। तो आज हम इसी को आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर व्हेन when an AC is applied to an inductor। यहाँ पर कर्सर देखना बेटा, एक एक लाइन बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। When AC is applied to an inductor of inductance L, the current in it grows from 0 to maximum। आप लोग समझ चुके हो, जैसे AC में हम अप्लाई करते हैं इंडक्टर्स के ऊपर, तो उसमें EMF, बैक EMF बनते हैं जो करंट ग्रो को अपोज करते हैं। इसलिए जैसे स्विच ऑन करेंगे तो फौरन वो फुल पर नहीं पहुंचेगा, कुछ समय लेता है। द करंट ग्रोज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम इन सम टाइम। सेकंड पॉइंट है इसका, इफ I is the current at any time, I is the current at any time t, then magnitude of induced EMF developed in the inductor at that instant equal to E equal to माइनस, यहाँ माइनस है बेटा ध्यान देना, माइनस L di/dt। अब इसके इतना इंड्यूस्ड हो गया। अब इसमें डायग्राम देना चाहो तो इंडक्टर्स, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर्स इन AC सर्किट में जो हम बताए हैं, तो उसका पहला डायग्राम दे सकते हो। द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज नोन एज बैक EMF, इसी को हम बैक EMF भी कहते हैं और सेल्फ इंड्यूस्ड EMF भी कहते हैं, as it opposes any change in the current in the circuit। ये सर्किट में करंट के चेंज को अपोज करता है। अब इस आधार पर देखो, वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट द बैक EMF। जैसे करंट आपके ग्रो करते हैं, तो करंट ग्रो करता है, तो इसके जैसे करंट ऐसे जा रहे हैं तो इसके अपोजिट में बैक EMF बनता है जो इसको अपोज करता है। इसकी वैल्यू हो गया E इक्वल टू माइनस L di/dt। अब यहाँ पर करंट, फिर भी हम करंट फ्लो करते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ता है। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक EMF E in establishing the current in the circuit। This work done is stored as magnetic potential energy। यही वर्क डन जो करना पड़ता है उसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है। For the current I at any instant t, the rate of doing work is, आप जानते हो पावर कहते हैं dW/dt इक्वल टू EI। आप पीछे पढ़ चुके हो, P इक्वल टू VI, हीटिंग इफेक्ट में पढ़े थे। रेट ऑफ वर्क डन इक्वल टू पावर, और पावर इक्वल टू VI होता है। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर यहाँ भी हमने साइड में लिख दिया है, P इक्वल टू W/T दैट इज VI। तो W/T EI हमने लिखा। अब हम E की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर E की जगह पर L di/dt हमने दिया। अब यहाँ पर L di/dt हमने लिख दी है, तो dW इक्वल टू L di ये हमारे पास आ गया। अब इसको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एस्टेब्लिशिंग करंट I इज, अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW।
दैट इज 0 से I करंट मैक्सिमम तक LI/DI। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर dW का इंटीग्रेट किए तो W आ गया, वर्क डन निकल गया। और इसमें D के साथ I है, ये वेरिएबल्स है, I हमारा वेरिएबल हो गया, तो L कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब यहाँ L का पावर 1 है, तो इस हिसाब से आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ x एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, इसलिए पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, I² लिखा, वही 2 हमने नीचे लिखा 0 से I तक। L डॉट I² माइनस 0² ये लिमिट में पुट किए, LI²। इस तरह से वर्क डन हमारे पास कितना निकल गया, W इक्वल टू हाफ LI², ये हमारा वर्क डन निकल गया। Thus energy required to build up current in the inductor is, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बनता है ये वर्क डन के बराबर बनते हैं, तो UB इक्वल टू W। इस तरह से U पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, B आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, और UV इक्वल टू हाफ LI², ये निकल गया। This is required expression for magnetic potential energy in an inductor। अब आप लोग बेटा पढ़ चुके हो, कैपेसिटर में एनर्जी जमा किए थे तो हाफ CV² लिखे थे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। और इसमें जो एनर्जी जमा हुए हैं ये मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, इसको UV इक्वल टू हाफ LI² याद रखो। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कई सारे आपके MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं। इतना आगे आप लोगों को समझ में बेटा? गुड़िया आपके समझ में आए बेटे? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास ये टॉपिक्स इतना ही छोटा था। अब हमारे पास है LC ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन क्या होता है, तो सिंपली देखते हो, जैसे झूला झूलते हैं तो आप जो झूल रहा है वो आगे पीछे जाते हैं, तो इसी को हम ऑक्सीलेशंस कहते हैं। यहाँ पर जब बड़े क्वेश्चन आते थे तो मुझे इंट्रोडक्शन वगैरह सारा लिखना पड़ता था, लेकिन अब हमें इतना ही है हमारे पास LC ऑक्सीलेशन के बारे में। मेनली फार्मूला ध्यान रखना है, समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो देगा थॉट के आधार पर देते हैं MCQ में। देखो, when a charge capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductors, electrical oscillations of constant amplitude and frequency are produced. These oscillations are called LC oscillation। इसका मतलब ये हो गया, जब हमारे एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के ऊपर हमने चार्ज दे दिया, अब इसको ज्वाइंट कर दिया एक इंडक्टर से। अब इसमें जो चार्ज है वो धीरे धीरे इंडक्टर में जाएगा, इंडक्टर उसको अपोज करते हैं, और इस तरह से ये इंडक्टर में जाएगा, फिर इंडक्टर में जमा होगा तो इस पर आ जाएगा, ये आपस में होते रहते हैं। तो उसी को कहते हैं व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू नॉन रेजिस्टिव, कर्मन इंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, electrical oscillation of constant amplitude and frequency are produced. These oscillations are called LC oscillation. What is LC oscillation? आप ये ध्यान रखो, जब किसी कैपेसिटर को इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज कराया जाता है, चार्ज कैपेसिटर को, तब जो वहां पर एम्पलीट्यूड बनते हैं, वेव बनते हैं, उसी को हम LC ऑक्सीलेशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ LC ऑक्सीलेशन कैसे बनता है, तो ये देखो। अब डायग्राम को जरा ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास कैपेसिटर है, यहाँ पर ये प्लस है और इस साइड माइनस है। यहाँ एक बैटरी है, ये स्विच K1 है, ये स्विच K2 है जिसको हम की बोलते हैं, और यहाँ इंडक्टर है जुड़ा हुआ। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले आप कहने मतलब पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, इसको हमने इंडक्टर के थ्रू पैरेलल में जोड़ दिया है। एक ढंग से देखो तो दो पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में दोनों जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, अभी K1 भी ऑफ है, ओपन है, और K2 भी ओपन है। इतना समझ में आ गया बेटा?
इंडक्टर और कैपेसिटर को हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। स्विच हमारा K1 है और K2 जिसको ओपन है, और यहाँ पर एक बैटरी है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, K1 स्विच को क्लोज करते हैं। कहते हैं इंजर्ट अ प्लग इनटू K1। K1 में एक हमने प्लग डाल दिया, इससे क्या होगा, ये सर्किट पूरा हो गया। यहाँ से चार्ज फ्लो होगा बैटरी से, कैपेसिटर में जाएगा, कैपेसिटर से फ्लो होके इसमें आ जाएगा। पूरा सर्किट है हमारा पास। जी। हाँ, अब इसमें क्या होता है, यू नो दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट। हमारे पास जो बैटरी है ये डीसी है, ये करंट को पास नहीं होने देते हैं। रिजल्ट क्या होगा, इधर से जो गया पॉजिटिव टर्मिनल से, कैपेसिटर के इस प्लेट पर प्लस जमा हो गया, और इधर से जो गया कैपेसिटर के दूसरे प्लेट पर माइनस जमा हो गया। फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक कर देते हैं, तो दोनों तरफ से चार्ज जमा हो गया। मान लो किसी भी समय इस पर चार्ज क्यू है, तो इस पर कितना वोल्टेज बन जाएगा, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, आप जानते हो। यहाँ पर पोटेंशियल बन गया Q अपॉन सी। अब देखो बेटा, हमने जब पोटेंशियल बन गया, अब K1 को ओपन कर देंगे, मतलब यहाँ से अब चार्ज आना बंद हो गया, और K2 को क्लोज कर दिया हमने। इसमें हमने एक प्लग इंजर्ट कर दिया। अब ये कैपेसिटर जो है, देख लो बेटा, जब ये क्लोज हो जाएगा तो K2 के थ्रू से किसमें करंट जाएगा, इंडक्टर्स में, और इंडक्टर के इधर ए से 20 पॉइंट से होते हुए फिर आएगा कैपेसिटर पर। अब कैपेसिटर समझते हो गए जो भाई जैसे जोड़ेंगे तो फौरन चार्ज फ्लो कर जाएगा, नहीं, इसमें से धीरे धीरे चार्ज निकलेगा, और ये चार्ज धीरे धीरे जाएगा इंडक्टर में, मतलब करंट इंक्रीजिंग हो गया। जैसे ही करंट इंक्रीजिंग होगा तो इसका आपको करंट इधर से डिस्चार्ज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो बेटा, हमने ऊपर में लिखा है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा इसको, जिसके कारण ये करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। कब तक, जब तक कि पूरा का पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाए। यहां तक आ गया बेटा समझ में। जी। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है। अब हमारे पास इसमें कॉइल में देखो, इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ बना हुआ है, तो ये करंट अपने डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जहां से प्लस निकल रहा है उस तरफ करंट आएगा, और जहां माइनस था उस तरफ से इस करंट फ्लो हो रहा है। ये आपके एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो गया। शुरुआत में क्या था, क्लॉकवाइज करंट था, अब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो गया। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं हो जाता है। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा तब तक फिर कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब जैसे वो जीरो होगा, अब कैपेसिटर पर चार्ज है, फिर कैपेसिटर अपना चार्ज फ्लो करेगा। ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीटेड होते हैं। किस टाइम पर कितना आपका ईएमएफ है, इसका हमने यहाँ ग्राफ खींचा है, साइड में देख लो, आपके राइट साइड में ग्राफ बना हुआ है। ईएमएफ और टाइम के साथ हमने, इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ हमने इसको खींचा है, तो हमें ये एक वेव बन रहा है ना बेटा, देख रहे हो ना। जी। और इस वेव की एम्पलीट्यूड जो है दोनों तरफ इक्वल है। अब ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन होगा, तो इस तरह से वेव बनते गए, और इसी वेव को हम आपने क्या बताया, एसी करंट में साइनोसाइडल होते हैं बेटे। जी। तो साइनोसाइडल होता है, तो ये साइनोसाइडल वेव बन गया, मींस एसी बन गया। इस तरह से बैटरी से जो हमने चार्ज लिया डीसी, उसको हम एसी में कन्वर्ट कर लिए। जी। गुड़िया आपके समझ में आए बेटा। जी सर। हाँ, अब आशीष देख जी, लो। एंटी करंट फ्लो होगा, ये बता दूंगा। हाँ, क्या, फिर से बोलो बेटा। एंटी क्लॉकवाइज कैसे करंट फ्लो होगा? अब देख लो, यहाँ पर शुरुआत में कैपेसिटर आपके, कैपेसिटर से प्लस प्लेट लेफ्ट साइड में प्लस है, प्लस से फ्लो करेगा इधर इंडक्टर जी। के होकर, ये क्लॉकवाइज हो गया। और जी। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, तब देखो इसका करंट बी से ए से सी से होते हुए जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जी। जी।
जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तब ये प्लस दिखा रहा है, प्लस रहेगा, माइनस दिखा रहा है, माइनस रहेगा। लेकिन जब ये चार्ज होगा तो माइनस की तरफ से जा रहा है, इसका मतलब माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। जी एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज ये करंट फ्लो करते रहेंगे, इस तरह से हमें वेव मिल जाते हैं। अब इसी जी को देखो, ये तो हमने सारा कहानी बता दी है। अब देखो लिखा हुआ क्या सब है। द स्कीमेटिक, यहाँ कर्सर पर ध्यान, द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए LC oscillator is shown in figure। पहला, consisting of a capacitor, यहाँ पर from figure 1, schematic diagram of a LC oscillator, ब्रैकेट में लिख दिया हूँ figure 1, consisting of a capacitor C connected with inductors of inductance L through a key K1, K2 and a cell connected to C through switch K1। जो हमने बोला है वो पूरा पूरा यहाँ लिख दिए बेटा। अब ये भी, अब हमारे के पास क्या होता है, अब आपका ये पूरा पूरा लिखा हुआ है। अब आप मेरी बात सुनोगे, ये भी याद रहेगा, एक बार पढ़ोगे तो ये जो है वीडियो, ये आपको लेक्चर का काम भी करेगा, नोट्स का भी काम करेगा। अब हमने जो लिखा था उसी के हिसाब से देख लो। When plug K1 is put in the circuit, in the cell charges the capacitor to potential given by, हमने बताया था इस पर चार्ज जमा होगा कितने पोटेंशियल तक, तो V इक्वल टू Q/C तक। Q चार्ज ऑन कैपेसिटर जो स्टोर हुआ है, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। Some energy of the cell stored in the capacitor, some energy of the cell stored in the dielectric medium between the plates of capacitor। कैपेसिटर पर कहाँ जमा होता है, तो दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में याद करो बेटा, कैपेसिटर में कितना एनर्जी जमा होता था, हाफ CV² भी लिखते थे और हाफ Q²/2C भी लिखते थे। इस तरह से हाफ Q²/2C एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जमा हो गया कैपेसिटर में। अब कहते हैं ऑन रिमूविंग प्लग K1, अब K1 को हमने हटा दिया, अब पुटिंग इन प्लग K2, द चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू L, ऐसा करने से ये L से कनेक्ट हो गया एंड इट स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू L, और ये L के थ्रू डिस्चार्ज होने लग जाएगा, जिसके कारण an induced EMF developed in the circuit which opposes the growth of current in L and hence delay it। वो अपोज करेगा, इसलिए फौरन करंट मैक्सिमम नहीं बनेगा, उसको कुछ टाइम लगेगा मैक्सिमम वैल्यू गेन करने में। और इस तरह से देख लो, when capacitor is completely discharged, the energy stored in the capacitor appears in the form of magnetic field energy around L given by UV half LI²। अब जो कैपेसिटर में एनर्जी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ Q²/2C, वो बन गया किस में, मैग्नेटिक एनर्जी में। इंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी जमा होते हैं, तो मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में जमा हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ LI²। As soon as discharge of capacitor is complete, जैसे कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, करंट स्टॉप्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ L, इसमें जो इंड्यूस्ड EMF हुआ था फ्लक्स के कारण हुआ था, स्टार्ट कोलैप्सिंग, ये फ्लक्स टूटने लगेंगे, कम होने लगेंगे। देयरफॉर एन इंड्यूस्ड EMF डेवलप व्हिच स्टार्ट रिचार्जिंग द कैपेसिटर इन द अपोजिट डायरेक्शन, और इसमें जो जमा है वो कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में रिचार्ज करने लगेगा। अब यहाँ पर देखो, द रिचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज आल्सो अपोज्ड एंड डिलेड, कैपेसिटर भी अपोज करेगा, फौरन चार्ज को आने नहीं देगा, कुछ टाइम लेगा। इस आधार पर आप देख लो, व्हेन कंडेंसर इज रिचार्ज कंप्लीटली, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी अराउंड L reappears in the form of electric field energy।
अब जो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी था वो फिर से इसमें जमा हो गया इंडक्टर्स में, कैपेसिटर में। द इंटायर प्रोसेस इज रिपीटेड, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट किए जाते हैं। दस एनर्जी वंस टेकन फ्रॉम द सेल, इस तरह से जो हम सेल से एनर्जी ले लिए हैं, एक बार ले लिए हैं, टेकन द सेल एंड गिवन द कैपेसिटर कीप्स ऑन ऑक्सीलेटिंग बिटवीन सी और एल, सी से एल पर जाएगा, एल से सी पर आएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। आए बात समझ में बेटा? सी से एल पर गया और एल से सी पर, ये प्रोसेस। इफ द सर्किट हैज नो रेजिस्टेंस, मान लो ये करंट फ्लो करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अब ये रेजिस्टेंस जो हो सकते हैं इसी आधार पर दिखाता हूं बेटा, देख लो। देखो जस्ट ए मिनट। अब इसमें जो रेजिस्टेंस जमा हो गया है, देखो इफ सर्किट हैज नो रेजिस्टेंस नो लॉस ऑफ एनर्जी अकर, तो मान लो कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, एक बार जो एनर्जी हमने दे दिया वो ऑक्सीलेट करता रहेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करता रहेगा। द ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस्ड विल बी कांस्टेंट, तब जो ऑक्सीलेशन होगा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का। फिगर 2 में हमने बताया था जो वेव बनते हैं वो सारे वेव एक जैसे बनते हैं। दीज आर कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन, इसको हम अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है इन एक्चुअल प्रैक्टिस। देखो हाउएवर देयर इज डू अकर सम लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी वायर ले लेंगे बेटा, चाहे उसका रेजिस्टेंस कम है, कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस है ना बेटा उसमें, जी इसलिए हर बार इसका कुछ एनर्जी लॉस होगा। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, दीज आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तब वेव कैसा बन जाएगा, देख लो एनर्जी इसका घटता गया, ये वेव जो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा था, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे भी कम, इस तरह से ऑक्सीलेशन करता जाएगा। अब कहोगे सर तब तो फौरन वेव खत्म हो जाएगा, एसी खत्म हो जाएगा, इसका भी यूज है। अब देखो कभी कभी गलत कर देते हो तो उसका भी कुछ ना कुछ यूज होता है। आप लोग नाम सुना होगा टेलीग्राम, नाम सुने हो बेटे? अब तो खत्म, बंद हो गया है। जी तो टेलीग्राम में जो मैसेज हम दूर तक भेजते थे तो उसमें जो मशीन हम यूज करते थे उसमें इसी ऑक्सीलेशन का यूज होता था, अनडैम्प्ड का, सॉरी डैम्प्ड का। अब इस तरह से ऑक्सीलेशन निकल गए। अब आपके आएंगे इसका तो फ्रीक्वेंसी निकालो। देखो टू ऑब्टेन अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन the loss is fully compensated in proper phase। अब कहोगे इन्वर्टर में तो ऐसा नहीं होता, तो इन्वर्टर में हम वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांजिस्टर लगाते हैं, जितना एनर्जी लॉस हुआ है उतना एनर्जी उसको फिर से मिल जाए, तब हमेशा वो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन देगा। अब यहाँ पर आते हैं आप एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालिए, यही आते हैं क्वेश्चन बराबर। एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी of electrical oscillation, as the moment the circuit is completed, the charge on capacitor start decreasing, giving rise to current in the circuit. Consider di by dt is the positive, increasing current है, the di by dt is positive, the induced EMF in L will be such that VA greater than VB। अब कहोगे सर ये तो हमने कहीं देखा नहीं, एक बार डायग्राम पर आ जाओ बेटा। हाँ ये डायग्राम पर आ जाओ। जैसे देखो यहाँ से करंट चल रहे थे, यहाँ से करंट इधर जा रहा था जब डिस्चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, यहाँ की ए देखते हो लिखा हुआ, यहाँ बी देखते हो लिखा हुआ, ए की पोटेंशियल VA कहते हैं और VB यहाँ पर कहते हैं। करंट आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है, इसका मतलब VA बड़ा है और VB छोटा है। अब आपके देख लो VA ग्रेटर देन VB, तो तब हम क्या लिखते हैं, मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा है और उसके भीतर जो डेवलप हुआ है वो कम है, Q/C - L di/dt, ये अपोजिट में है।
दोनों को ऐड किए तो रिजल्ट आ जाना चाहिए 0 टू कंटिन्यू करंट इन द सर्किट। एज Q डिक्रीजेज I इंक्रीजेज। यहाँ पर जैसे जैसे Q इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, किसका Q? कैपेसिटर का Q डिक्रीज करेगा तो I इंक्रीज करता जाएगा। तो Q बाई सी माइनस एल डी बाई डी टी जो था, L यहीं पर है, I की वैल्यू हमने लिख दिया Q बाई डी। अब ये नेगेटिव में आ गया, रिजल्ट क्या हो गया देख लो, Q बाई सी प्लस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो गया, L डी क्यू डी टू बाई क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। ये इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन 2 बार हो गया, ध्यान दो बेटा, इसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्यू को एक बार डिफरेंशिएट करो, जो रिजल्ट आएगा उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करो, तो ये हमारा हो गया डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। अब एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी हमने ऐसे लिखे हैं। अब इसमें से एल हम कॉमन लेना चाहते हैं, एल कॉमन लेंगे तो इसमें तो एल था तो बाहर आ गया, लेकिन इसमें नहीं था तो हमने नीचे में एल सी लिख दिया। अब एल देखो, एल और इस पूरे ब्रैकेट वाले का प्रोडक्ट तो 0 है, एल तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसी को हमने 0 कंसीडर किया। डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस हाफ प्लस 1 बाय एल सी इंटू क्यू इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन हैज द फॉर्म, ये इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है देख लो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है। यहाँ जो Q है उसी को डिफरेंशिएट किया, यहाँ भी Q ही है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या है 1 बाय एल सी। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द इलेक्ट्रिकल ऑक्सिलेशंस आर इन SHM। इसका मतलब इस फॉर्मेट में है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, का मतलब ऑक्सिलेशन हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज, the charge therefore oscillation with natural frequency omega square equal to 1 by LC हो गया। ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 by LC आ गया, तो ओमेगा इक्वल टू 1 by रूट अंडर LC। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होते हैं फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हमने, तो फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन क्या हो गया, यहाँ पर कट गया बेटा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, कॉपी पर नोट कर लो, 1 by 2 पाई रूट अंडर LC। आगे यहाँ तक समझ में बैठे आप लोगों को? जी। अब इस तरह से आपके ये 2 टॉपिक्स निकल गए हैं बेटा, तो आप इसके फॉर्मूले आप लोग तैयार कर लोगे, और जितने फॉर्मूले तैयार कर सकते हो उतने बेटर रहेगा। भाई आप लोग सुबह में फ्री नहीं रहते हो? कल तो एग्जाम है। कल एग्जाम है? 10 बजे 10:30 बजे तक आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा। गुड़िया आप बेटा? सर मेरे भी स्कूल चल रहे हैं, 10:30 बजे छुट्टी होती है मेरी। अच्छा 11 10:30 बजे बजे। तक घर आ जाती हूँ मैं, 11 सवा 11 तक। तो आते ही हम क्लास डाल देंगे, तब तो मेरा सर फोड़ देगी आप। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो, तो ये जितने भी हम करा दिए बेटा, देखो आपको ये वीडियो भी काम करेगा लेक्चर की तरह, हम इसी को यूट्यूब पर भी डाल देते हैं। आप जब आपको फायदा हो तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो अगेन एंड अगेन। तो आपको न्यू इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट अंडर LC याद रखना है। इसके ऊपर थ्योर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार जरूर देख लेना। चलो थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।